So hey everyone, this is Akshansh. So this is a revision video for November 23 and May 24 attempt. इस चैप्टर के अंदर हम आरसीएम खत्म करेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 मिनट्स के अंदर हम आरसीएम को दी एंड कर देंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, शुरू करते हैं। चार्ज अंडर जीएसटी, बेसिकली जो चैप्टर है आपके मॉड्यूल में आपको चार्ज अंडर जीएसटी नाम से मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एक होता है आपका कंपोजिशन स्कीम। आज हम आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के साथ। ठीक है जी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है तो समझना मेरी बात। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक सप्लायर होता है, एक रिसीवर होता है। हमारे कोर्स के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आरसीएम पढ़ रहे हैं, सर्विसेज का, गुड्स का नहीं। सर्विसेज का हम पढ़ने वाले हैं। तो सपोज करो एक सप्लायर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे सपोज करो मैं सप्लायर हूँ, आप रिसीवर हो। पहली बात तो ये कैसे पता चलता है कि सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है? सप्लायर कौन होता है? जो पैसा लेता है, जो पैसा लेता है वो सप्लायर है और जो पैसा देता है वो रिसीवर है। आप इसी बात से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने मुझे पैसा दिया मतलब आप रिसीवर हो गए, मैंने पैसा लिया आपका तो मैं सप्लायर हो गया। ठीक है। फॉर नॉर्मली जो टैक्स पे होता है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे होता है। इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो सप्लायर होता है ना वही टैक्स जमा कराता है। जैसे आप मुझे पैसा देते हो लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी मैं ही जमा करा के आ रहा हूँ। लेकिन आरसीएम का मतलब क्या होता है कि रिवर्स चार्ज में टैक्स लगाया जाए। सर इससे क्या फायदा होता है गवर्नमेंट को? देखिए कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि सप्लायर पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, चाहे सप्लायर दे चाहे रिसीवर दे। तो बोलते ना कि गोल्ड तो गोल्ड होवे, चाहे छोरा लावे चाहे छोरी, तो इन द सेम वे गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, चाहे सप्लायर जमा करा के लाए चाहे रिसीवर जमा करा के लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले अपन जीटी और मोटर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों, जीटी और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को खत्म करेंगे, जीटी और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को। आइए शुरू करते हैं कहानी को। जीटीए मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब जीटी को सब लोग ध्यान से सुनना। जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि वो जीटीए समझ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता जीटीए समझ में आएगा। आपको मैं पूरा जीटीए लिंक करके बताऊंगा, शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जीटीए में आपको एग्जाम्पशन और मतलब जीटीए इज लाइक अ हेक्टिक थिंग ना, तो एग्जाम्पशन और आपका आरसीएम सब साथ में एक साथ मैं आपको बता दूंगा जीटीए। आओ पहले एक बार जीटीए को शुरू करते हैं। जीटीए क्या बोलता है जी? जीटीए मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम्पशन चैप्टर में एक एग्जाम्पशन है कि अगर आप सामान रोड से लेके जाते हो और अगर आप कोरियर से लेके जाते हो तो टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप, क्या लिखा हुआ है इसमें, सॉरी देखो एग्जाम्पशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी सामान, वापस से बोलता हूं, अगर आप कोई भी सामान रोड से लेके जाते हो तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी एक्सेप्ट जीटी एंड कोरियर। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी सामान रोड से लेके जाते हो तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी एक्सेप्ट जीटी एंड कोरियर। तो सर जीटीए मतलब क्या होता है? जो भी वो ट्रक वगैरह होते हैं ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो सामान लेके जाते हैं, कोरियर मतलब डीडीसी, ब्लू डार्ट, इन सब पे टैक्स लगेगा। सर बचा कौन? बचा कौन लोग? जो लोग बैलगाड़ी, हाथी से, घोड़े से सामान लेके जा रहे हैं तो वो बच गए, और एक आप अपने पर्सनल व्हीकल से लेके जा रहे हो तब तो आप किसी को पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो किस बात पे जीएसटी? तब तो कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के जीएसटी लगता है मैक्सिमम केसेस के अंदर। तो अगर आप जीटीए या रोड सामान, जीटीए या कोरियर से सामान लेके जा रहे हो तो क्या लगता है? टैक्स लगता है। ठीक है जी, सिंपल है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जीटी के अंदर क्या बात रखी गई थी, देखो मैं आपको पूरा तो इंडेप्थ समझाऊंगा नहीं, टू द पॉइंट करेक्ट समझा दूंगा जो आपको याद आ जाएगा पूरा का पूरा। बेसिकली अगर ये वीडियो फ्यूचर में कभी यूट्यूब पे भी डलता है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला वीडियो हमारे क्लास स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है और क्लास स्टूडेंट्स का रिवीजन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर क्लास वालों इंटरेक्टिव रहना, थोड़ा सा मजा आएगा। तो अब एक पॉइंट है कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो एग्जाम्पशन मिल जाती है। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो एग्जाम्पशन मिल जाती है। ठीक है, कोई सा भी जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट है। अब समझना मेरी बात, जीटीए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो टैक्स लगाया जाता है। अब टैक्स की भी दो स्लैब है, टैक्स की भी दो स्लैब है, एक तो होता है 12% वाली स्लैब और एक होता है 5% वाली स्लैब। ठीक है, एक होती है आपकी 12% वाली स्लैब, एक होता है आपकी 5% वाली स्लैब। 12% वाली स्लैब, सपोज करो जीटीए 12% वाली स्लैब में आ रहा है। 12% स्लैब का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जीटीए को बोलती है कि आप ही को टैक्स देना है फॉरवर्ड चार्ज में, और जीटीए को गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने खर्चों का आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट जीटीए को बोलती है। 5% वाले ऑप्शन में क्या होता है? गवर्नमेंट जीटीए को बोलती है कि जीटीए भाई साहब आपके पास दो ऑप्शन है। देखो 12% में तो क्या होगा, जीटीए को ही टैक्स देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में, देयर इज नो इफ एंड बट, और जीटीए को भी आईटीसी मिल जाएगी उसके खर्चों की। लेकिन 5% में क्या हो रहा है? 5% में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जीटीए को बोलती है कि भाई साहब आपको टैक्स देने की कोई कंपल्सन नीड नहीं है, आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप 5% में आ जाओ। 5% में आ जाने का मतलब क्या होता है कि 5% से टैक्स लगेगा
और हम आपको आईटीसी भी नहीं देंगे, मतलब जीटी का जितना भी खर्चा है ना उसको जीटी की आईटीसी भी नहीं मिलेगी। बेसिकली जीटी का खर्चा कौन सा होता है, जीटी का खर्चा होता है ट्रक का पेट्रोल वगैरह, तो बेसिकली वो तो वैसे भी जीएसटी से बाहर है, उनकी तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलती, लेकिन बाकी चीजें भी तो होती हैं जैसे टायर वगैरह बदलवाना, ये सब इनकी आईटीसी मिल जाती है। तो अब जीटी अपना एनालिसिस कर लेगा कि उसके लिए 12% वाला फायदेमंद है या 5% वाला फायदेमंद है। अगर जीटी को आईटीसी चाहिए तो वो 12% वाले ऑप्शन में आ जाएगा, और जीटी को अगर आईटीसी नहीं चाहिए तो वो 5% वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, 12% वाले ऑप्शन में अगर जीटी सर्विस सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, मान के चलो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो भले ही रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो भी टैक्स क्या लगेगा, तो भी टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो वैसे भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगला सवाल आता है कि जीटी 12% वाला है और वो अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोगों को सप्लाई कर रहा है। अभी अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोग कौन है, ध्यान से समझना, अभी अपन नोटिफाइड लोगों पे भी आएंगे, पहले आप इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जीटीए के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो 12% में आ सकता है, चाहे तो जीटीए 5% में आ सकता है। अगर जीटीए 12% वाले ऑप्शन में आया, जीटीए अगर 12% वाले ऑप्शन में आया और जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो भी जीटीए टैक्स देगा 12% के अंदर। जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है जो कि नॉर्मल अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जम्प्ट हो जाता है। आपको पता है कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट हो जाता है। सवाल ये आता है कि जीटीए जो 12% वाला है वो तो आईटीसी क्लेम कर पा रहा है, लेकिन जीटीए अपनी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन अपनी आईटीसी क्लेम कर पाएगा? बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो खर्चा ही होगा। सपोज करो मैं जीटी की सर्विस ले रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं रजिस्टर्ड हूँ अपने बिजनेस के लिए जीटी की सर्विस ले रहा हूँ, तो भाई ये तो मेरा बिजनेस का खर्चा है, मैं तो आईटीसी क्लेम करूंगा ही ना। तो जीटी 12% वाला होगा तो जीटी भी आईटीसी ले पाएगा और रिसीवर भी आईटीसी ले पाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर होगी। अब सवाल आता है कि जीटी 5% वाला ऑप्शन चूज करता है। अब जीटी अगर 5% वाला ऑप्शन चूज करता है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है जीटी को कि आपको आईटीसी तो मिलेगी नहीं, और ये जो 5% का टैक्स है ना, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस देते हो, समझना मेरी बात, जीटीए कौन सा है, जीटीए 5% वाला जीटीए है। जीटीए कौन सा है, 5% वाला जीटीए है। और वो जीटीए अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप आरसीएम में टैक्स लगा दो। लेकिन जीटीए कह रहा है भाई साहब मैं 5% में जरूर हूं, लेकिन मैं 5% में जरूर हूं, लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने में कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं 5% में इसलिए हूं क्योंकि मेरे को आईटीसी नहीं चाहिए, बाकी मैं टैक्स दे सकता हूं फॉरवर्ड चार्ज में, आई एम केपेबल। तो अगर जीटीए डिक्लेरेशन लिख के दे दे तो फिर जीटीए भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है। पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आरसीएम में रिसीवर ही टैक्स देगा, लेकिन जीटीए अगर डिक्लेरेशन लिख के दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स ले लेंगे जीटीए से। ठीक है, सवाल ये आता है कि 5% वाला जीटीए अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, अगर 5% वाला जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि आरसीएम में टैक्स लगाया जाए, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं जीटीए तो डिक्लेरेशन दे चुका और 5% में टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में, तो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगा देंगे। अगला सवाल ये आता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो 5% वाले जीटीए से सर्विस लेता है और मान के चलिए कि आरसीएम में टैक्स पे करता है, तो क्या इस रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिल जाएगी क्या? आंसर इज यस, मिल जाएगी। आप समझिएगा मेरी बात, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलना कि मैं हूं एकेजी और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए किसी जीटीए के पास गया। जीटीए का नाम क्या था? जीटीए का नाम था हमारा नमन ट्रक वाला। क्या नाम था? नमन ट्रक वाला। ठीक है जी, तो मैं इस जीटीए के पास गया और मैंने बोला नमन ट्रक वाले भैया मैं हूं एकेजी। अगर मैं एकेजी अनरजिस्टर्ड होता, सुनना मेरे, पहले मैं मान के चलता हूं कि मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं नमन ट्रक वाले भैया के पास गया और मैंने बोला कि भैया मेरे को आपकी जीटीए की सर्विसेज चाहिए। जीटीए वाले भैया ने बोला कि हम 12% के अंदर आते हैं। हमने कहा ठीक है, आपकी सर्विस का चार्ज कितना है? उन्होंने कहा 1 लाख रुपीज तो हमारे सर्विस के चार्ज है और 12% हम आपसे टैक्स लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो 12,000 रुपीज उन्होंने मेरे से टैक्स लिया, 1,12,000 में उनको दे आया। क्या मैं 12,000 की आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? बिल्कुल, मैं एकेजी मैं तो बिल्कुल अपना 12,000 की आईटीसी क्लेम करूंगा, ये तो मेरे बिजनेस का खर्चा है। मैं अब नमन ट्रक वाले भैया के पास गया, उन्होंने कहा कि भैया हम 5% में आते हैं और हम तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, या फिर हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना नहीं चाहते, आप ही को टैक्स देना रिवर्स चार्ज में। मैंने कहा ठीक है जी भैया, 1 लाख की सर्विस थी, 5,000 रुपए का टैक्स था जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कराया, मैंने खुद ने। 1 लाख तो मैंने नमन ट्रक वाले को दे दिया और 5,000 रुपए मैंने खुद ने जमा कराया। क्या इस 5,000 रुपए का क्रेडिट मैं क्लेम कर लूंगा? बिल्कुल, मैं तो 5,000 रुपए का क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। अब ये जो 12% वाला ऑप्शन था ना, इस वाले केस में तो क्या होगा कि जीटीए भी अपने खर्चों का आईटीसी क्लेम कर लेगा 12% क्लेम करके, लेकिन 5% वाले में क्या होगा कि जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर जीटीए, अगर मान के चलो रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, लेने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है, तो चाहे नमन ट्रक वाला जो है वो 12% में आए, चाहे वो 5% में आए, दोनों ही केसेस में एग्जम्प्ट मान दिया जाएगा। और इस बात को मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया था आपकी क्लासेस के अंदर कि ऐसा क्यों किया है। इज दिस थिंग क्लियर, सॉर्टेड है या नहीं है? डन, जस्ट अ सेकंड, बिल्कुल।
तो हम कहाँ थे, अभी हमने देख लिया जीटीए वाला पॉइंट। अभी तक हमने जीटीए में क्या देखा, सिंपल सी बात, क्रक्स इतना देखा कि जीटीए अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तब तो एग्जाम्प्ट है, और जीटी अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो जीटी के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो 12% वाला ऑप्शन चूज कर ले, चाहे 5% वाला ऑप्शन चूज कर ले। अगर जीटी 12% वाला ऑप्शन चूज करता है तो जीटी को भी आईटीसी मिल जाएगी अपने खर्चों की, और जीटी जिसको अपनी सर्विस देगा, जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, जीटीए को ही देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स तो जीटीए ही देगा, बट रिसीवर रिसीवर तो आईटीसी क्लेम कर ही सकता है और जीटी भी आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर जीटी 5% वाला ऑप्शन है तो जीटी के पास दो ऑप्शन है, इधर चूज आरसीएम, इधर चूज एफसीएम। अगर जीटी ने आरसीएम चूज करा तो रिसीवर टैक्स जमा करा देगा और रिसीवर ही आईटीसी क्लेम कर लेगा अगर रिसीवर रजिस्टर्ड है तो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर रिसीवर होगा तब तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है। और जीटीए 5% वाला ऑप्शन चूज करके अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म करता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रिसीवर है वो टैक्स का अमाउंट रिसीवर को, सप्लायर को जमा करा देगा, बोल देगा ये लो भाई साहब, ये मेरा टैक्स का अमाउंट है, आप रखो, आप गवर्नमेंट को जाके जमा करा देना। सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और जो रिसीवर है उसको क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। तो रिसीवर को तो दोनों ही केसेस में क्रेडिट मिलेगी अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अगर मैं बात करूं जीटीए की, तो जीटीए को 12% वाले ऑप्शन में तो क्रेडिट मिल जाएगी, लेकिन 5% वाले केस में क्रेडिट नहीं मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, याद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे इतना बता दो। डन, क्लियर है। चलिए, अब अगला सवाल ये आता है कि कुछ अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं जो नोटिफाइड लोग होते हैं, अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन, अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन, ये कौन से लोग होते हैं, अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन, ये किस तरह के लोग होते हैं। तो देखो यार, ये किस तरह के लोग होते हैं अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोग। ये होते हैं कुछ नोटिफाइड लोग, जैसे कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कोऑपरेटिव, कोई सीटीपी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। कुल मिला के कुछ कुछ लोग दे रखे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको बोलती है कि अगर ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं, अगर ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की इच्छा क्या है कि भाई साहब ये लोग तो जीएसटी में कम से कम रजिस्टर्ड हो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर जीटीए 12% वाला जीटीए है और वो अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोगों को सर्विस देता है, ये जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं ना, इनको सर्विस दे रहा है 12% वाला जीटीए, तब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। नॉर्मल जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट है। और अगर 5% वाला जीटीए है और वो इन लोगों को सर्विस दे रहा है, नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड लोगों को, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर वो जीटीए अनरजिस्टर्ड, जीटीए भी मानकर चलो अनरजिस्टर्ड है, सुनना मेरी बात, जीटीए भी अनरजिस्टर्ड है और जीटीए 5% वाले ऑप्शन में आता है, और जीटीए इन अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोगों को सर्विस दे रहा है, तो इनको आरसीए में टैक्स देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेके। और मान के चलो जीटीए खुद रजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है, तो जीटीए खुद दे देगा। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का कहना यह है कि अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड लोग अगर सर्विसेज लेंगे जीटीए की तो इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर 12% में वाले में जाएंगे तो 12% देना पड़ेगा, 5% वाले में जाएंगे तो 5% देना पड़ेगा, बट टैक्स देना पड़ेगा। इन लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा जैसे हम खाली अनरजिस्टर्ड लोगों का करते हैं, वैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर है नहीं है, डन। तो अब ये चार्ट देख लीजिए आप, जीटीए का 12% वाला, ये पूरा का पूरा चार्ट अपने आप में क्लियर है। जीटीए अगर 12% की रेट से टैक्स दे रहा है विद आईटीसी अवेलमेंट, 5% की रेट है तो जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलती विदाउट आईटीसी अवेलमेंट। रिसिपिएंट कौन है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है अदर देन नोटिफाइड पर्सन तो एग्जाम्प्ट है। रिसीवर अगर अनरजिस्टर्ड है, नोटिफाइड वाला है, तो 12% में तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। जीटीए अगर रजिस्टर्ड है तो भी फॉरवर्ड चार्ज। अगर 5% वाले जीटी की मैं बात करूं, जहां पे जीटी को आईटी से नहीं मिलती और रिसीवर कौन है, अगर रजिस्टर्ड है, तो दो ऑप्शन है, पहली प्रायोरिटी आरसीएम होती है, दूसरी प्रायोरिटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होती है, अगर जीटी डिक्लेरेशन दे दे तो। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है अदर देन नोटिफाइड तब तो एग्जाम्प्ट है। और नोटिफाइड वाला अगर कौन है, अगर जीटीए क्या केस है, अनरजिस्टर्ड है लेकिन नोटिफाइड वाला पर्सन है, तो भी दो ही ऑप्शन है जीटीए के पास। जीटीए अगर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है, नहीं तो आरसीए में इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये वाली लाइन आपको क्लियर होगी, जीटीए आपको समझ में आ गया होगा। तो जीटीए की कहानी सिर्फ इतनी थी। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड लोगों को सर्विसेज देगा तब तो एग्जाम्प्ट है। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड लोगों को सर्विस देगा तब तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, डन। जीटीए अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो भी एग्जाम्प्ट है। जीटीए अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, जीटी अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो भी एग्जाम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड लोगों को देगा तो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, क्लियर है।
और जीटी का 12% और 5% वाला भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से अब आपको। अब हम आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आते हैं। फिर हम आएंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आएंगे। एक बार क्लियर करते चलो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, समझना मेरी बात। हर केस में नहीं लेना मानस। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले केस में क्या था, नहीं था ना। चलो इधर देखो, अब हम आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passenger, where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate। अभी लाइन पढ़ के आपको कुछ खास मजा तो नहीं आया होगा, लेकिन आप फिर से एक बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे कौन है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। कौन सी सर्विस दी जा रही है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी जा रही है। डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, किस लिए सर्विस दी जा रही है, पैसेंजर ले जाने के लिए सर्विस दी जा रही है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी जा रही है सामान ले जाने के लिए, नहीं पैसेंजर। तो अब पहला पॉइंट क्या हो गया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पैसेंजर। कीवर्ड अंडरलाइन करते चलो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कैश पैसेंजर। वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या इंक्लूडेड है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विस रिसीवर प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, चौथा पॉइंट क्या हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट। इसको इस पॉइंट के अंदर चार लाइनें हो गई कीवर्ड्स। एक तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात है, पैसेंजर ले जाने के लिए बात है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है और बॉडी कॉर्पोरेट को दी, तब इस केस में आरसीएम लगाया जाएगा। आप समझना मेरी बात। अपन ने इसमें चार्ट बना के सही से एनालिसिस कर दिया। पहला है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर गुड्स ले जाने के लिए किया है तो बात ही खत्म हो गई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। हमने पढ़ा था सर्विस, पैसेंजर्स की बात चल रही है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पैसेंजर ले जाने की बात चल रही है, तो क्या होगा। अब इसमें भी दो पॉइंट थे, अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है तभी भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है अगर। दूसरा केस क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सपोज करो मैं जयपुर से दिल्ली गया, मैंने बोला भैया कितने रुपीज लीजिएगा, उन्होंने कहा 5000 रुपीज लेंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गई, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है कंसिडरेशन के अंदर। 5000 का मतलब ये नहीं कि अब मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल भी उसी का ही है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पैसेंजर ले जाने के लिए, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, तब तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में तब आरसीएम लगाया जाएगा। अब आरसीएम भी कौन से पॉइंट पे लगेगा, इसका मतलब यही नहीं कि बस यहाँ पे आरसीएम लगा दिया। अब देखना मेरी बात ध्यान से। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर ऐसा सीन था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर ऐसा सीन था कि जीटी के पास दो ऑप्शन है, वही 12% और 5%। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला आईटीसी अवेल करना चाहता है, जैसे जीटी वाले को बोला था कि अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हो तो आप 12% वाला ऑप्शन ले लो, और अगर आप नहीं अवेल करना चाहते तो आप 5% वाला ऑप्शन ले लो। अगर 12% वाला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला है, अगर वो 12% वाले ऑप्शन में आ रहा है, तब तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगाया जाएगा, तब तो ऑलवेज ही फॉरवर्ड चार्ज लगाया जाएगा अगर वो 12% वाले ऑप्शन में आ रहा है तो। और अगर वो 5% वाले ऑप्शन में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट उसको कह रही है कि भाई साहब आप आईटीसी तो अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपको। 5% वाला ऑप्शन लिया है, लेकिन सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है अपने आप में, सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बड़ा आदमी है। ठीक है, सप्लायर कौन है, सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है, बड़ा आदमी है, क्या कर सकते हैं। समझ में मेरी बात। मैंने आपको क्या बोला, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात चल रही है, 5% वाला ऑप्शन है, 12% में तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज होगा। अब 5% वाला ऑप्शन है और सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई जब तू खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तू तो बड़ा आदमी, तू टैक्स दे दे। भले ही तूने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, 5% वाले ऑप्शन का मतलब यह है कि तू आईटीसी नहीं लेना चाहता, लेकिन तू है तो बॉडी कॉर्पोरेट, टैक्स दे दे फॉरवर्ड चार्ज। अगला सवाल यह आता है कि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, रिसीवर कौन है, रिसीवर है कौन, रिसीवर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दोनों ही नल्ले। मतलब बात क्या हो गई, ना तो सप्लायर अदर देन, सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ना रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, लेकिन सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तभी भी फॉरवर्ड चार्ज लगाओ। ठीक है, अब आता है कि सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो और रिसीवर, देखो सुनना मेरी बात, सप्लायर अगर, देखो सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो और रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो, तब फॉरवर्ड, तब आरसीएम लगाया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको सम अप करता हूं, ध्यान से समझना। कहानी इतनी सी है, हर केस में फॉरवर्ड चार्ज है, सिर्फ एक केस में आरसीएम। सर कौन कौन से केसेस में फॉरवर्ड चार्ज है और कौन से केस में आरसीएम है, आरसीएम तो बस एक ही केस में,
कौन सा केस है? अगर आप कहानी मैं तो इन डेप्थ खोल के रख दिया, मैं चाहता तो एक लाइन से भी समझा सकता था कि भैया एक केस में आरसीएम है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में, बाकी हर केस में फॉरवर्ड चार्जर याद कर लो, वो तो वो भी जाता, लेकिन मैंने खोल खोल के पढ़ाया, एक बार फिर से बताता हूँ उनको। बात क्या है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात चल रही है। अगर वो गुड्स ले जाने की बात कर रहा है तब तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, पैसेंजर ले जाने की बात कर रहा है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, तब आरसीएम लग सकता है। अब कब लगेगा आरसीएम, कब लग सकता है, सुनना, अपन ने कहा गुड्स ले जाने की बात है तब तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। पैसेंजर लगाने की बात, पैसेंजर ले जाने की बात कर रहा है जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, तब हमने बोला आरसीएम लग सकता है। अब कब लगेगा, अब हमने बोला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले को केस को दो ऑप्शन मिलेंगे, 12% और 5%। वो भाई कह रहा है कि मैं तो पैसेंजर ले जा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, पर मैं 12% वाला ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट के लिए इतना इतना ही नवाब बनना है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे दो आप। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो 5% ऑप्शन वाला चूज करना चाहता हूँ, मैं आईटीसी अवेल नहीं करना चाहता। ठीक है, गवर्नमेंट ने उससे पूछा कि आप कौन हो, आप बॉडी कोऑपरेटिव नहीं हो, तो मान के चलते हैं सप्लायर अगर कौन है, देखो यही चार्ट में रखा है। गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला कि भाई सप्लायर कौन है, अगर सप्लायर बॉडी कोऑपरेट है तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब आप बड़े आदमी हो, आप बॉडी कोऑपरेट हो, भले ही आपने 5% वाला ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, भले ही आपने 5% वाला ऑप्शन चूज किया है, लेकिन आप क्या हो, बड़े आदमी हो, बॉडी कोऑपरेट हो, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दो। अब सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कोऑपरेट है, छोटा आदमी है, और लेने वाला भी छोटा आदमी है, देने वाला भी छोटा, लेने वाला भी छोटा, तभी भी गवर्नमेंट ने कहा सप्लायर को पकड़ो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाओ। एक केस आता है कि सप्लायर, सप्लायर मतलब सप्लायर तो छोटा आदमी है लेकिन लेने वाला बड़ा आदमी है और 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, तब आरसीएम लगाया जाएगा। इसका मतलब कौन से केस में आरसीएम लगा, आरसीएम एक ही केस में लगा, मैं जो लाइन बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। आरसीएम एक ही केस में लगा, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस है जहां पर पैसेंजर को लगाया ले जाया जा रहा है, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन के अंदर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस है, पैसेंजर को ले जाने वाली बात है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा हो, सप्लायर बॉडी कोऑपरेट नहीं हो और रिसीवर बॉडी कोऑपरेट हो, तब आरसीएम लगाया जाएगा। सप्लायर बॉडी कोऑपरेट नहीं हो, रिसीवर बॉडी कोऑपरेट हो और 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, तब आरसीएम लगाया जाएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, एक एलएलपी कंपनी, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है। पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, एलएलपी होती है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में बता पाओगे? एबीसी पार्टनरशिप फर्म है एक, जिसने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी, ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जिसने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी, किसको दी, एक्सवाईजेड लिमिटेड को दी, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में। क्या करेंगे, और एबीसी पार्टनरशिप हमने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि अनरजिस्टर्ड है। एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, एबीसी पार्टनरशिप फर्म मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। हमने क्या बोला था कि अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है और सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, तब आरसीएम लगेगा। इस क्वेश्चन में आरसीएम लग जाएगा और गवर्नमेंट बोलेगी एक्सवाईजेड को कि भैया आप टैक्स दो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, अब टैक्स दो अब आप। पार्टनरशिप हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ये देखो,
सर रजिस्टर्ड ही नहीं है वो, तो मैंने आपको ये पढ़ा है कि रिसीवर बॉडी कॉपरेट होना चाहिए, मैंने ये नहीं पढ़ा है कि रिसीवर रजिस्टर्ड होना चाहिए अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे तुम लोगों के नंबर नहीं आते, देख लो इस चार्ट को एक बार, इस चार्ट से बार कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे, चाहे जीटी का चार्ट हो चाहे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का चार्ट हो। आओ इधर देखा जाएगा, पॉइंट नंबर 4, गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न अंडर जीएसटी, पार्टनरशिप हमें इनकी, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ सर्विस टू भारत ट्रेवल लिमिटेड एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसके अंदर क्या होगा? और नीचे नीचे लिखा हुआ है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, नीचे नीचे लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में क्या होगा, आरसीएम हो जाएगा, क्लियर है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉपरेटर, रिसीवर बॉडी कॉपरेटर, और 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। फिफ्थ वाले पॉइंट में आओ, फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज फॉर कैरिंग पैसेंजर टू सुविधा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, सप्लायर कौन है, सप्लायर भी पार्टनरशिप फर्म है अदर देन बॉडी कॉपरेट, रिसीवर कौन है, रिसीवर भी पार्टनरशिप फर्म है अदर देन बॉडी कॉपरेट, मतलब दोनों ही अदर देन बॉडी कॉपरेट हैं, दोनों ही अदर देन बॉडी कॉपरेट हैं, तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ेगा, तो 40,000 रुपीज पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर है नहीं, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों नल्ले हैं बिल्कुल। डन, आगे बढ़े। कोई महेश नाम का स्टूडेंट है यहाँ। अब इधर देखना, आरसीएम और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे क्या लिखा हुआ है, एक सर्कुलर आया हुआ था, ध्यान समझना सर्कुलर क्या बोलता है, सर्कुलर यहाँ पे क्या बोलता है ध्यान से सुनो। तो अभी तक हमने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देखा और हमने जीटीए देखा। सर्कुलर पता है क्या है, सर्कुलर के अंदर ऐसा दिया है कि सपोज करो, मैं दो केसेस देता हूँ, आप दोनों के एग्जाम्पल बताना क्या करना चाहिए। मान के चलो तुम लोग सभी, 1 मिनट के लिए मान लो, 1 सेकंड के लिए, कि तुम लोग सभी मेरे एम्प्लॉयज हो, मान के चलो अपन ने कंपनी खोल रखी है, तुम सब आ गए, बोले सर मिलके काम करेंगे, मैंने कहा ठीक है, अब दिखाने के लिए मैं ओनर हूँ, तुम लोग एम्प्लॉयज हो, ठीक है। अब मान के चलो 100 लोगों के लिए मैंने क्या करा, 100 लोगों के लिए एक बस बुक करा दी बड़ी, 100 लोग 50 लोग हैं मान के चलो, 50 लोगों के लिए मैंने क्या किया, एक बस बुक करा दी, और उसी बस में तुम आते हो जाते हो, तुम्हारे लिए वो बस बुक करा दी, ठीक है। या फिर मैंने, अपन को किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना था, किसी काम के लिए जाना था 3 दिन के लिए, मैंने तुम लोगों के लिए बस बुक करा दी, तुम 50 के 50 उस बस में बैठ के हाहू हाहू करते हुए जा रहे हो, ठीक है। दूसरा केस, मैंने क्या किया, तुम सबको 500 500 रुपए दिए हाथ में, लाइन से खड़े हो गए तुम, आए और 500 500 500 500 रुपए लेते गए मेरे से, और मैंने तुमको कहा कि बस की टिकट खरीद लेना सब लोग और बसों में चले जाओ, वहां पे जाना है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये वाला जो केस है वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और ये वाला केस है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। जो आप 50 लोग टिकट खरीद के बस में बैठोगे, जो आप 50 लोग टिकट खरीद के बस में बैठोगे, भाई साहब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, रेंटिंग नहीं है वो, ठीक है। आप बस में बैठे हो, आप हुड़दंग नहीं मचा सकते वहां पे, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि चल रोक यहाँ पे, ढाबे पे कुछ खा के आते हैं, चल रोक सुसु आई है, ये नहीं कर सकते आप उसको। पर अगर आपकी खुद की बस है तो आपके हिसाब से चलाएगा वो, दोनों में फर्क है। सर्कुलर में भी यही लिखा है कि अगर आपने क्या किया, टिकट दे के सब लोग आप वहां पे बैठ गए बस में, तो आप उसको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मत मानना, ठीक है। या फिर अगर आपने बस पूरी की पूरी भाड़े पे ले ली तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मत मान देना, दोनों के प्रोविजन अलग अलग चलते हैं, यही बात लिखी हुई है। डन, बस यही बात लिखी हुई है।
तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और जीटीए दोनों बड़ी बड़ी बातें करते थे, दोनों को निपटा दिया है। दोनों को निपटा दिया है। अब अपन आते हैं अब अपन आते हैं गवर्नमेंट वाले पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट से पहले हम आते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग पे आते हैं। अब रेंटिंग वाले पे आ ही जाते हैं पूरा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, सभी लोग आंखें खोल के इस तरफ देखेंगे, इधर 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 इधर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी अपने आप में एक पूरा खजाना है, मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में क्या होगा, समझना मेरी बात। देखो दो बातें होती हैं, एक होता है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग, रहने के लिए कोई घर लेना, और एक होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए घर लेना, कमर्शियल यूज के लिए घर लेना। एक सेकंड रुकना। चलिए, पहला पॉइंट था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग के अंदर हमने क्या देखा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग का मतलब एक ही होता है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है इसका, कि रहने के लिए घर लेना, रहने के लिए घर लेना। ठीक है। अब आप समझना मेरी एक बात, कि आप अगर रहने के लिए घर ले रहे हो और आप अनरजिस्टर्ड आदमी हो, आप अनरजिस्टर्ड आदमी हो, आपका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन आप रहने के लिए घर ले रहे हो, एग्जेम्प्ट होगा वो, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड में आता है। अगर आपने किसी ने मसलो की थ्योरी नीड पढ़ी है बीएसटी के अंदर, तो मैस्लो होता है, हम प्यार से मसलो बुलाते थे उसे, तो अगर आपने मैस्लो की बेसिक नीड्स पढ़ी है तो उसके अंदर ये आता था, सबसे पहली बेसिक नीड्स में आता था ये। ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है इसके अंदर, सिंपल सी बात यह है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हमने क्या देखा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस लेता है रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए क्या करता है, कोई जगह किराए पे लेता है, तो हम क्या बोलते थे, एग्जाम्पल चला रहने के लिए। से आप हो, कौन है हमारी क्लास में, केशव, केशव पिरोजी वाला। केशव पिरोजी वाला ने क्या किया, रहने के लिए घर किराए पे लिया। सर वो घर कितने का हो, कितने का भी हो, आलीशान बंगलो क्यों ना हो, किराए पे रहने के लिए घर लिया है, एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। फ्यूचर डेट में गवर्नमेंट इसकी भी एक लिमिट बना देगी, आई एम श्योर अबाउट इट। एग्जामिनेशन चैप्टर तो खत्म ही हो जाएगा आने वाले 2-5 सालों में, जब तक आपके बच्चे बच्चे सीए अगर कोई करेगा तो बोलेगा एग्जामिनेशन क्या होता है, ये पता ही नहीं है। ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में हमने बोला कि अनरजिस्टर्ड आदमी अगर घर किराए पे लेगा, अगला सवाल ये आता है कि रजिस्टर्ड आदमी अगर रहने के लिए कोई घर किराए पे लेगा तो क्या होगा। अब आप समझना, रजिस्टर्ड आदमी, जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं खुद के पर्सनल यूज के लिए मैं खुद रुक रहा हूँ, अपनी फैमिली को रुकवा रहा हूँ, खुद अपने रहने के लिए घर किराए पे ले रहा हूँ पर्सनल, भले ही मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो भी वो एग्जाम्प्ट है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने तो जो प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको भी यही बात बताई थी, ऑल्दो सर्कुलर तो अब आया है पर्सनल वाले पॉइंट पे, बट मैंने आपको पहले बताई थी क्योंकि बात बड़ी लॉजिकल थी। ठीक है। अब अगर कोई रजिस्टर्ड आदमी है जो अपने बिजनेस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए जैसे मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने डायरेक्टर के लिए, सीईओ के लिए कोई घर किराए पे ले रहा है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा उस कंपनी को। सर आरसीएम क्यों लगाया है यहाँ पे, अब आप समझना मेरी बात, अब आरसीएम क्यों लगाया है समझना मेरी बात। सिंपल सी बात है भाई, जो घर का मकान मालिक है ना, जो घर का मकान मालिक है, मकान मालिक अगर सर्विस दे रहा है किसी रिसीवर को, मकान मालिक अगर सर्विस दे रहा है किसी को, किसी कंपनी को दे रहा है, सपोज करो कि एक बहुत बड़ी हवेली है, एक बहुत बड़ी हवेली है जो एसबीआई को चाहिए किराए पे अपने एम्प्लॉयज को रुकवाने के लिए। अब हवेली का मालिक थोड़ी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एसबीआई को कि भाई साहब आप टैक्स दो आरसीएम में, क्योंकि आप अपने इसको बिजनेस यूज के लिए काम में ले रहे हो, आप इसको अपने बिजनेस यूज के लिए काम में ले रहे हो, तो आरसीएम में आप टैक्स दो। और एसबीआई को भी कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब देने में, वो तो क्रेडिट क्लेम कर लेगा आईटीसी की, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप अगर रजिस्टर्ड हो और अपने बिजनेस यूज के लिए काम में लेते हो तो आरसीएम में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं।
ये जो सप्लायर है ये कौन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अदर देन गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बिजनेस यूज के लिए कोई जगह किराए पे ली, मतलब बिजनेस यूज मतलब आपके एम्प्लॉयज रुक रहे हैं, डायरेक्टर रुक रहे हैं, बात रहने की चल रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। अगर आपने कोई जगह किराए पे ली रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रहने के लिए, किसके लिए, अपने खुद के लिए लोगे तब तो एग्जाम्प्ट है। देखो अनरजिस्टर्ड आदमी ले, अनरजिस्टर्ड आदमी चाहे खुद के लिए ले चाहे अपने एम्प्लॉय के लिए ले, सभी के लिए एग्जाम्प्ट है। जैसे मान के चलो हमारे क्लास में शिखर गुप्ता है, अनरजिस्टर्ड है लेकिन एम्प्लॉय काम करते हैं लड़के के, अनरजिस्टर्ड है लेकिन अगले ने एम्प्लॉय काम पे रख रखे हैं, डायरेक्टर बना रखा है अपने बिजनेस का, सीईओ बना रखा है अपने बिजनेस का, है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, और उस सीईओ को घर भी किराए पे दे रहा है, ये देख रहे हो आप, उस सीईओ को घर भी किराए पे देता है ये, तो एग्जाम्प्ट है जीएसटी में, कोई दिक्कत की बात नहीं, अनरजिस्टर्ड है ये। लेकिन कोई रजिस्टर्ड आदमी है, जैसे मान के चलो कोई रजिस्टर्ड आदमी है, रजिस्टर्ड आदमी अगर पर्सनल पर्पज के लिए कोई घर लेगा तब तो एग्जाम्प्ट है, और अगर अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर वगैरह के लिए लेगा तो आरसी में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम, ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, रहना। एक होता है शॉर्ट टर्म रहना, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक दिन के लिए कमरा ले लिया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। नमन जैन ने जैसे क्या किया, 2 घंटे के लिए कमरा ले लिया, ठीक है, फिर उसको आधे घंटे में खाली कर दिया, वो कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, वो कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में नहीं आता। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म स्टे का पर्पज होना चाहिए आपका। अगर आप ऐसे 2-2 घंटे के लिए कमरा लेके आधे आधे घंटे में खाली करोगे तो उस पर जो आपने किराया दिया उस पर तो जीएसटी लगेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, पहले उसमें लिमिट हुआ करती थी 1000 की, पूरा हट चुका है, पूरे पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे देखो, अब हमने क्या बोला, अब हमने ऐसा बोला रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आते हैं, रेजिडेंशियल की तो बात बहुत हो गई। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, नमन जैन लिख रहा है वो तो सर आपका लेक्चर था, नहीं तो मैं 2 घंटे में क्या 3 घंटे में भी खाली नहीं करता। ठीक है, चलो डेडिकेशन, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस केस में क्या होगा जी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में, अब समझना मेरी बात कमर्शियल प्रॉपर्टी की है तब तो जीएसटी लगना चाहिए। सपोज करना अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस लेता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, तब तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाएंगे, और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और क्या ऑल्टरनेटिव, कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, आप गवर्नमेंट के बारे में जब जानोगे ना, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट का इंटेंशन एक ही रहता है, गवर्नमेंट अपने सर पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट सामने वाले के सर पे जीएसटी की लायबिलिटी डालना चाहती है। अगर सप्लायर गवर्नमेंट है ना, तो भी गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे ना कैसे रिवर्स चार्ज में डल जाए केस, फॉरवर्ड चार्ज में ना आए, हमारे ऊपर माथाफोड़ी ना हो। गवर्नमेंट हमेशा टैक्स लायबिलिटी से दूर रहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि सामने वाले को देना पड़े, हमको नहीं देना पड़े। पर अगर गवर्नमेंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन थोड़ी देगा आरसीएम में। ठीक है जी, और गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई पर्सन, जैसे सपोज करो जौहरीन है हमारा, जौहरीन के पास 10 दुकानें हैं, लाइन से मंडी में दुकानें खोल रखी भाई ने, दुकान किराए पे देता है, ठीक है, तो जौहरीन दुकान किराए पे देता है अनरजिस्टर्ड आदमी को, तो जौहरीन टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में। भाई बिजनेस चला रहा है जौहरीन, तो अगला सवाल आता है कि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस हम किसी रजिस्टर्ड इंसान को दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी रजिस्टर्ड इंसान को दे रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सर्विस, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी रजिस्टर्ड इंसान को देगी, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट देगी, तब तो आरसीएम लगाया जाएगा। और अगर अदर देन गवर्नमेंट, जैसे सपोज करो जौहरीन है, जौहरीन ने अपनी दुकान किराए पे दी मेरे को, मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, जौहरीन भी, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी दी, तो जौहरीन दे देगा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स। वो तो गवर्नमेंट कह रही है ना भाई, हम एक्सेप्शन है, हम नवाब है। अब अगर गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो टैक्स देगा आरसीएम में। तो इसका चार्ट एकदम मास्टर चार्ट बना रखा है मैंने, एकदम आप देख सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको, एकदम ही मजेदार चार्ट है। देखिए, आ जाइए, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इफ रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, इफ रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात चल रही है रहने की, अभी अभी कमर्शियल पर्पस की बात आई नहीं है। तो अगर रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है, लेने वाला, और वो कमर्शियल यूज के लिए क्या कर रहा है, ले रहा है घर, कमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज वगैरह के लिए ले रहा है।
अच्छा सॉरी, इसके अंदर हमने कमर्शियल भी डाल दिया, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ऑब्लिक कमर्शियल यूज हेडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। अब समझना मेरी बात, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ऑब्लिक कमर्शियल यूज पूरा का पूरा रेंटिंग एक ही चैट में आ गया है। अब हमने क्या देखा, इफ रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, इफ रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है जी। पहली बात पे आते हैं, लेने वाला रजिस्टर्ड है। अब पहले पे आते हैं यूज, यूज अगर पर्सनल पर्पज है तो एग्जम्प्ट है। यूज अगर रहने का ही है, लेकिन रहने का एम्प्लॉयज के लिए, डायरेक्टर के लिए, तो टैक्स लगेगा, लेकिन आरसीएम में टैक्स लगेगा, ठीक है, चाहे सप्लायर कोई भी हो। पर अगर यूज कमर्शियल है और लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो कमर्शियल यूज है तो टैक्स तो लगेगा। देखो, चाहे लेने वाला रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कमर्शियल मतलब टैक्स तो लगेगा। अब टैक्स कौन देगा, अगर सप्लायर गवर्नमेंट है तब तो आरसीएम, और सप्लायर अदर देन गवर्नमेंट है तब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ये वाला चार्ट आपकी प्रीवियस बुक में था क्या? अगला सवाल, इफ रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, लेने वाला अनरजिस्टर्ड है। अब वो अगर पर्सनल पर्पस के लिए लेगा तो भी एग्जाम्प्ट है, अपने एम्प्लॉयज के लिए लेगा तो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए लेगा तब तो टैक्सेबल है। और टैक्स कब लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, चाहे सप्लायर गवर्नमेंट हो चाहे अदर देन गवर्नमेंट हो, क्योंकि खुद तो बेचारा अनरजिस्टर्ड है ना। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्रेया गुप्ता, आर यू गेटिंग इट और नॉट? एक बात सभी लोग नोट कर लें, जितने भी अपने क्लास वाले बैठे हैं, न्यू बैच वाले, ओल्ड बैच वाले, मेरे इंट्यूशन कभी खराब नहीं जाते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार श्रेया गुप्ता का सीए बनना तय है, ये मैं 100% श्योर हूँ। अब सुनना, आगे आना, ओपनली बोल रहा हूँ, रिजल्ट वाले दिन स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका। अब आगे आ जाओ, अपन ने कर लिया रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा सीन कर लिया, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का अपन ने पूरा देख लिया, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, पूरी की पूरी कहानी क्लियर है। अभी तक हमने 3 मेजर टॉपिक कर लिए। मेरा तो मन भी नहीं है इसको यूट्यूब पे डालने का, सच बताऊं तो मलाई कंटेंट है एकदम। भाई कितने टिपिकल टिपिकल पॉइंट्स हैं ये सारे, जीटीए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूले। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मॉक लिखो, नमन जैन कह रहा सर हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोलो। तुम लोग मॉक लिखो तब मैं बता पाऊंगा। और जो पुराने बैच वाले भी ना, वो भी मॉक लिखो। मॉक जितने भी बच्चे पास हुए 70+ वाले, सब ने मॉक लिखे थे। मॉक लिखो, स्थिति सुधरेगी, सच बता रहा हूं। आगे आते हैं अब हम आते हैं, अगला माचो सर्विस जो है वो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है। एकदम ही जबरदस्त है, चार ने तो दंगल ही मचा रखा था। अब गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट का भी मैं एग्जाम्पशन और आरसीएम एक साथ ही करा दूंगा। चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं गवर्नमेंट को, आ जाइए। तो पहले मैं आपकी गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन चैप्टर में ले जाता हूँ आपको। गवर्नमेंट में आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है जी, अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है, ये पंचायत और म्युनिसिपल को तो छोड़ो, गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस देती है, चाहे वो गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इसी से सवाल आता है। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब हम तो बने ही आम जनता के भले के लिए हैं, अगर हम जो सर्विस देंगे उस पर तो एग्जम्पशन मिलनी ही चाहिए ना। आम जनता के लिए बनी है सरकार, और किसके लिए बनी है? सरकार कौन है? जनता की नौकरी तो है सरकार, और कौन है सरकार? असली में जनता की नौकर है सरकार, जनता का काम करने वाली सरकार, उसी को सरकार कहते हैं। जनता नॉमिनेट करती है एक बंदा कि भैया तुम हमारे बिहाफ पे हमारा देखोगे सब कुछ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सरकार अगर कोई सर्विस दे रही है जनता को, वो तो एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पे टैक्स लगाना मजबूरी था। मजबूरी क्यों था? क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी देते हैं, प्राइवेट बॉडीज भी देती है, जैसे सरकार भी इंडियन पोस्ट की सर्विस देती है और एक डीटीडीसी भी देता है, ब्लू डार्ट भी देता है। अब अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे स्पीड पोस्ट पे जीएसटी मत लगाओ, तो ब्लू डार्ट वाला बोलेगा ना, लड़ाई करनी है तो बराबर में करो, हमारा भी मत लगाओ, फिर तुम्हारा लगा रहे तो हमारा भी लगाओ। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट अगर चार्टेड बस होती है, ठीक है, एसी बसें होती हैं, वॉल्वो बसें होती हैं, अब गवर्नमेंट बोल रही है प्राइवेट वालों को, महालक्ष्मी वालों को बोल रही है कि तुम्हारी एसी बस पे जीएसटी लगाओ, तो वो लोग क्या बोलेंगे, तुम तुम्हारी वॉल्वो पे भी लगाओ, बराबर ही करो, तो बराबर की करो ना फिर, ठीक है।
तो इसलिए गवर्नमेंट को कई जगह टैक्स लगाना पड़ा। अब आप देखिए, आइए कहाँ कहाँ पे लगाया। तो अपन ने क्या लिखा, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज देती है, कौन सी सर्विसेज, गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस देती है तो टैक्सेबल है, क्या करें, एग्जामेशन दे ही नहीं सकते। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई सी भी सर्विसेज हो, सारी की सारी टैक्सेबल है, लेकिन ये 4 सर्विसेज एग्जम्प्ट कर दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिनका वेट 10 ग्राम से कम है। ठीक है, ये 4 सर्विसेज एग्जम्प्ट है, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से कम है। गवर्नमेंट अगर एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस देती है तो भी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर से रिलेटेड सर्विस देती है, गुड्स या पैसेंजर की अलग से एग्जाम्पशन अलग है, वो आपको पता ही है कि पैसेंजर में नॉर्मल खटारा बस हो, नॉर्मल स्लीपर हो, कुछ रेलवे एसी टैक्सेबल है, वो अलग है, पर कुछ तो टैक्सेबल है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर अगर गवर्नमेंट सर्विस देती है तो भी टैक्सेबल लग सकता, तो भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब आप समझिएगा मेरी बात, सभी लोग फोकस के साथ इस तरफ। इतना तो मैं श्योर हूँ कि क्लास वाले तो 200% समझ जाएंगे, बाकी का पता नहीं। बेसिकली 3 तरह के लोग हो रहे हैं। एक कंप्लीटली अनरजिस्टर्ड पीपल, एक ऐसे लोग जो बिजनेस तो कर रहे हैं बट अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस तो कर रहे हैं बट अनरजिस्टर्ड है। एकदम खोल के समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। और तीसरे लोग हो रहे हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं और रजिस्टर्ड भी, मतलब बड़े आदमी, काफी अच्छा टर्नओवर होगा। अब समझना, गवर्नमेंट का अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक्सेप्ट वो 4 सर्विसेज को छोड़ दो, बुक पोस्ट, इनलैंड लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को सर्विस दे रहा है तो क्या टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगाया जाएगा, चाहे वो 5 रुपए का ही क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए का क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप डीटीडीसी की सर्विस लेते हैं, ब्लू डार्ट की सर्विस लेते हैं तो भी टैक्स लगता है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी को भी सर्विस देगा, चाहे किसी अनरजिस्टर्ड आदमी को सर्विस देगा तो भी टैक्स लगाया जाएगा, किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को देगा तो भी टैक्स लगाया जाएगा, और किसी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को देगा तो भी टैक्स लगाया जाएगा। अगला सवाल ये आता है कि टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगना चाहिए, रिवर्स चार्ज में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टैक्स तो फॉरवर्ड चार्ज में लगना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे लोग अनरजिस्टर्ड, जैसे सपोज करो, मान के चलो कि कोरियर की लाइन में लगा हुआ है कौन, जोरिन लगा हुआ है कोरियर की लाइन में। ठीक है, लाइन चल रही है कोरियर की, स्पीड पोस्ट की लाइन में जोरिन लगा हुआ है, और वो जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो जोरिन को ऐसे बोले कि सर जी 100 रुपए दे दो और 20 रुपए आपको आरसीएम में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? खिड़की से बाहर निकाल के उसको जोरिन जो कूटेगा वो अलग है। ठीक है, क्या मतलब है आरसीएम में टैक्स? 95% 98% जनता को तो ये भी नहीं पता जीएसटी क्या होता है, आरसीएम आरसीएम तो दूर की बात है। इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने कहा वैसे हमारी नियत क्या है, गवर्नमेंट की नियत क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं दे, कोई दूसरा वाला बंदा टैक्स दे दे, लेकिन यहाँ पे टैक्स लगाना मजबूरी थी, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, और यहाँ पे भी टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आरसीएम लगा सकते थे ना, क्योंकि वो तो लेने वाला रजिस्टर्ड था। मान के चलिए 2 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एक जोरिन और एक मैं रजिस्टर्ड हूँ, जोरिन अनरजिस्टर्ड है। उस भैया ने क्या किया, जोरिन से लिए 120 रुपीज, क्योंकि जोरिन को बोला 100 रुपीज की सर्विस और 20 रुपीज का जीएसटी, मेरे से लिए 100 रुपीज और मेरे को बोला 20 आप जीएसटी जमा करा देना आरसीएम में। जोरिन फिर भी उसे कूटेगा, जोरिन बोलेगा भैया ये क्या मतलब है, किसी से 100 किसी से 120, अब वो समझा भी नहीं पाएगा, भाई साहब ये टैक्स तो देंगे, कुछ नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात एक ही निकल के आती है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस कोई भी ले, हमेशा टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये आता है, गवर्नमेंट अगर एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस देती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर गुड्स, तो तीनों ही केसेस में क्या होगा, टैक्स लगेगा 1 रुपए से, और टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज से, क्योंकि आरसीएम पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पशन और आरसीएम लिंक करके भी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आरसीएम पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल ये आता है, इन तीनों के अलावा गवर्नमेंट अगर कोई सी भी सर्विस देती है किसी भी अनरजिस्टर्ड इंसान को, एनी अदर सर्विस गवर्नमेंट अगर देती है किसी भी अनरजिस्टर्ड इंसान को, तब गवर्नमेंट ने कह दिया हम बने हैं आम जनता के लिए, हम एग्जम्प्ट कर देंगे, चाहे वो अनरजिस्टर्ड आदमी बिजनेस ही क्यों ना करता हो, एग्जम्प्ट है। और किसी रजिस्टर्ड आदमी को अगर गवर्नमेंट ये सर्विस देती है तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स लगा देंगे
आरसीएम में लगाएंगे, और वो भी कब लगेगा, ऐसे नहीं 2, 5, 10 रुपए की सर्विस पे, कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। अगर सर्विस का अमाउंट 5000 रुपीज से ज्यादा हो, इफ अमाउंट इज मोर देन 5000, मैंने आपको पूरा एग्जम्पशन आरसीएम गवर्नमेंट सारी एंट्रीज मर्ज करके चार्ट बनवा रहा हूं। 5000 की एंट्री अलग है, स्मॉल सर्विसेज की एंट्री अलग है, सबकी एंट्री अलग अलग है, मैंने मर्ज करके कंबाइन चार्ट बनवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इन तीनों के अलावा कोई से भी सर्विस देती है, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे नहीं करता, तब तो एग्जम्प्ट है, और किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देगी तो टैक्स लगेगा आरसीएम में, अगर अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये क्या है? देखो सुनना, गवर्नमेंट ने क्या बोला था, इन तीनों के अलावा हम कोई सी भी सर्विस किसी भी अनरजिस्टर्ड आदमी को देंगे तब तो एग्जेम्प्ट है, और किसी भी रजिस्टर्ड आदमी को देंगे तब तो टैक्स लगेगा आरसीएम में। याद करो, गवर्नमेंट अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि गवर्नमेंट अगर रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे रही है, याद करो, गवर्नमेंट अगर रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे रही है, ठीक है, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रही है किसी रजिस्टर्ड आदमी को, तो आरसीएम तो लगाया था हमने, वही वाला पॉइंट है ये, कि गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है किसी रजिस्टर्ड इंसान को तो टैक्स लगेगा आरसीएम में। अगला सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को, जैसे पान की दुकान, डेयरी का बूथ, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इस केस में हमको टैक्स लगाना है। ऑल्दो वैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि इन तीनों के अलावा अगर कोई सी भी सर्विस गवर्नमेंट किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में गवर्नमेंट की नीयत बिगड़ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड आदमी कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस लेता है तो हमको टैक्स लगाना पड़ेगा, और ये टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगाना मजबूरी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट में देखा भी था, हमने अभी क्या देखा था कि गवर्नमेंट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रही है किसी रजिस्टर्ड इंसान को तब तो आरसीएम में टैक्स लगाया था, और किसी अनरजिस्टर्ड को दे रही है तो हमने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाया था। लेकिन यही बात हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के अलावा, जैसे सपोज करो ज़ोरीन है, गवर्नमेंट के अलावा अदर देन कोई पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहा है, तो चाहे वो रजिस्टर्ड को दे चाहे वो अनरजिस्टर्ड को दे, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। इसमें भी 5000 की लिमिट लगेगी, ऑल द लॉ इस पे साइलेंट है, पर बिल्कुल रखनी चाहिए। डन हो गया मामला, क्लियर हो गया, गवर्नमेंट आपका, सरकार का क्लियर हो गया मामला, ठीक है जी, पूरा लिंकेज हो गया, माहौल सेट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या देख लिया अभी तक? हमने गवर्नमेंट देखा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग देखा, कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला तो देख लिया, मतलब पूरा का पूरा रेंटिंग देख लिया, गवर्नमेंट देख लिया, जीटीए देख लिया, और ट्रांसपोर्टेशन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देख लिया अपन ने। अब आते हैं अब बच्चे बच्चे एंट्रीज पे। हम तो क्लास में भी यही करते थे, सबसे पहले आईटीसी के बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस मारे, छोटे छोटे बाद में। आ जाइए। एग्जम्पशन और आरसीएम एफसीएम, इनके तो एकदम वेरी क्लोज रिलेशनशिप है, इनके तो एक दूसरे के बिना कहानी नहीं चल रही इनकी तो। क्लियर है नहीं है? डन हो गया मामला, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट अगर कोई लॉन्ग टर्म लीज पे, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट राइट देती है, किसी को देती है ना। अब इसमें भी पता है एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले ना उनको 30 ईयर से ऊपर की लीज पे दे रही है अगर कोई जमीन, जिसको सलामी बोलती हैं, प्रीमियम चार्जेस बोलते हैं, अगर 30 ईयर से ऊपर की लीज पे दे रहे हैं तब तो वो एग्जाम्प्ट ही था। लेकिन 30 ईयर से कम की भी दे रहे हैं, सपोज करो एक बिल्डर है, उसको मैंने गवर्नमेंट ने जमीन दे दी किराए पे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको जमीन किराए पे दे दी, लीज पे दे दी, 30 ईयर से कम पे, तो टैक्स लगेगा, टैक्स आरसीएम में लगेगा। गवर्नमेंट करी भाई तू बड़ा आदमी है, हम तो वैसे भी माथाफोड़ी करते नहीं, तेरे को पता ही है, तेरे को तो पुराना एक्सपीरियंस है ना, तो हम क्या करेंगे, आरसीएम में टैक्स देंगे, ठीक है। क्लियर है नहीं है? समझ में आया? सर्विस बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट एंड फॉर पीरियडिक रेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रमोटर बाय सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, रिसीवर कौन है, प्रमोटर। ऑल्दो इस पे तो एग्जाम्पशन थी, एक बार इसकी लाइन को फिर से पढ़ते हैं, रुको इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, एग्जाम्पशन वाला चैप्टर खोलना एक बार।
क्या है, कंट्रोल एफ काम नहीं कर रहा है क्या? एग्जामिशन वाले में कौन से चैप्टर में थी ये, कौन से पेज पे थी, एक बार बताना। चलो इस पे अपन एंड में देख लेंगे, इसको अपन एंड में देख लेंगे, बाकी का चैप्टर तो करें, बाकी का चैप्टर करते हैं। अब हमने क्या बोला, इतना हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में। सिक्योरिटी सर्विसेज में, सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगली इंपॉर्टेंट आती है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस कौन सी, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, कौन सी, बॉडी गार्ड वाली, है ना, गार्ड वाली, गनमैन वाली, ये आती है सिक्योरिटी पर्सनल है, ये नहीं कैमरा वाली नहीं, आईटी सिक्योरिटी नहीं। अगर सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी है बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा। और रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड है। रिसीवर यहाँ पे वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है। सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रिसीवर कौन है, अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, तो टैक्स क्या लगाया जाएगा, आरसीएम में टैक्स लगाया जाएगा। सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसीवर कौन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में, तो क्या लगाया जाएगा, आरसीएम लगाया जाएगा। ठीक है, अब आप समझना, एक केस, एक केस, सप्लायर है पार्टनरशिप फर्म, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और रिसीवर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, है बॉडी कॉर्पोरेट, है बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन अनरजिस्टर्ड है। और सप्लायर कौन है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्या करें, तो हमने क्या बोला था, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। रिसीवर कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आरसीएम में टैक्स लगता है। तो ये कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन रिसीवर कौन है, रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लग ही जाएगा। सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तब हमने बता दिया। सप्लायर भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर कौन है, रिसीवर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तब फॉरवर्ड चार्ज लगता है। देखो सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर भी अनरजिस्टर्ड है, तब तो फॉरवर्ड चार्ज। रिसीवर मान के चलो अनरजिस्टर्ड है तब तो फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन रजिस्टर्ड भी है लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम में आता है या टीडीएस टीसीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तभी भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। वो नाम के लिए रजिस्टर्ड है, वो कंपोजिशन स्कीम वाला, वो कोई टैक्स थोड़ी दे सकता है। ठीक है, डन, समझ में आया आपको, सिक्योरिटी सर्विसेज भी समझ में आया। ठीक है, इतना ही था सिक्योरिटी सर्विस। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अलग था। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में पता है क्या था, आरसीएम कब लगता था, जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट हो और सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन चूज कर रखा हो, तब आता था आरसीएम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बिजनेस फैसिलेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मेरे ख्याल से आप सभी को इनका मतलब पता है। बिजनेस फैसिलेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एक मिनट के लिए रिकॉल करें। बिजनेस फैसिलेटर छोटा आदमी होता है जो छोटे मोटे काम करता है बैंक के, जैसे चेकबुक पे साइन करवा लाया, है ना, घरों में जा जाके थोड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिया। बिजनेस फैसिलेटर वो होता है जो बाइकों पे घूमता है, बीएफ जिसको बोलते हैं बिजनेस फैसिलेटर। उस केस में क्या होगा कि अगर सप्लायर बिजनेस फैसिलेटर है, रिसीवर बैंक, जैसे एसबीआई बैंक ने बीएफ को हायर करा, बोला 10,000 15,000 रुपए देंगे तेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तू अपनी सर्विसेज दे, तो भैया वो सप्लायर कौन है, सप्लायर होने को तो बीएफ है, लेकिन वो इतना केपेबल नहीं है कि जीएसटी दे दे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इससे लेते हैं आरसीएम में, बैंक से लेते हैं, एसबीआई से। बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक बड़ी एंटिटी होती है, काइंड ऑफ डमी बैंक। तो एसबीआई बैंक ने बोला यार हमारे को है ना इस गांव में ब्रांच चलानी है, लेकिन हमारे पास इतने एम्प्लॉयज नहीं है, आप ही पूरा सेटअप लगा लो अपना, ठीक है, हम आपको परमिशन दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बड़े आदमी है, पूरा का पूरा सेटअप कर लिया उसने। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट नंबर 13 में, पॉइंट नंबर 13 में ऐसा लिखा हुआ है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने किसी एजेंट को हायर करा, जैसे मान के चलो बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बीएफ को हायर करा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने भी किसी एजेंट की सर्विस ली, तो उस पर टैक्स कौन देगा, उस पर टैक्स बिजनेस करस्पॉन्डेंट देगा आरसीएम में, जो सर्विस एजेंट दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, उस पर। आया समझ में, डन, समझ में आया।
आगे देखते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए। हमने क्या बोला, सप्लायर कौन है, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल जो छाता लेके बैंक मॉलों के नीचे खड़ा रहता है ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो। सप्लायर अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, एलएलपी कुछ नहीं है, खाली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडिविजुअल, इसलिए मैंने बोल्ड करा। नीचे क्रक्स भी लिख दिया, सप्लायर शुड ओनली भी इंडिविजुअल। और रिसीवर अगर बैंकिंग कंपनी है तो आरसी मिलेगा। सपोज करो सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और कोई भी इंडिविजुअल के अलावा, तब तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। लेकिन अगर सप्लायर इंडिविजुअल है और रिसीवर बैंकिंग कंपनी है एनबीएफसी, तब आरसी लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है? अब हम आते हैं कॉपीराइट सर्विसेज पे। कॉपीराइट के केस में क्या है, कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क। जैसे सपोज करो कि बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है, प्रोड्यूसर होते हैं जो फिल्म के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट को लेते हैं। तो ये काफ़ी आर्टिस्ट को ले लिया, काफ़ी सारे आर्टिस्ट एक फिल्म में होते हैं, हीरो के अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। तो इन आर्टिस्ट को जो भी पेमेंट होता है तो उस पर आरसीएम में टैक्स लगाया जाएगा, वो प्रोड्यूसर कंपनी दे देगा। सपोज करो कि यशराज है, अब यशराज ने पिक्चर बनाई, यशराज ने पिक्चर में 100 आर्टिकल्स, 100 वो लिए, आर्टिकल ध्यान में रहता, देखो 100 आर्टिस्ट लिए, 100 आर्टिस्ट लिए यशराज ने, तो उनको जितना भी पेमेंट होगा ना उस पर आरसीएम में टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो टी सीरीज ने अरिजीत सिंह से कोई गाना गवाया, टी सीरीज ने है ना तुम्हारे किसी भी सिंगर से कोई गाना गवाया, ठीक है, कोई श्रेया घोषाल से कोई गाना गवाया, ए आर रहमान से कोई गाना गाने के लिए बोला, तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ए आर रहमान जी को आप गाना गाने दो आराम से, आरसीएम की लायबिलिटी आप पे होगी, मतलब टैक्स की लायबिलिटी आप पे होगी आरसीएम में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी बड़े आदमी को पकड़ना ज़्यादा आसान है। आरसीएम में अगर आप प्रोविजन देखोगे ना, जनरली प्रोविजन वही है कि बड़ी मछली को पकड़ना आसान है, इसलिए गवर्नमेंट ने आरसीएम लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में आरसीएम में टैक्स लगाया जाएगा। तो चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, उस केस में आरसीएम में टैक्स लगता है। वो प्रोड्यूसर ही टैक्स देता है, वो म्यूजिक कंपनी टैक्स देती है। लेकिन अब बात आती थी ऑथर वाले केस में। ऑथर वाले केस में अंदर ऐसा क्या था, ऑथर वाले केस के अंदर ऐसा था कि जो ऑथर है ना, सपोज करो धनपत राय पब्लिकेशन है, पब्लिशर है, और आर डी शर्मा सर कौन है, बुक लिखते हैं। आर डी शर्मा सर बुक लिखते हैं मैथमेटिक्स की, धनपत राय पब्लिकेशन क्या करता है, उनकी बुक्स बेचता है। अब धनपत राय पब्लिकेशन जो बुक्स बेचता है ना, मैं बुक्स बेचता है, बुक्स बेचना जीएसटी में एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, अब धनपत राय जो भी बुक्स बेचता है उस पर ना तो जीएसटी आता है, ना धनपत राय कोई क्रेडिट क्लेम करता है, बात ही खत्म। जीएसटी से दूर 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 है, मतलब धनपत राय को जीएसटी से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बुक्स बेचना एग्जम्प्ट है और ना ही कोई क्रेडिट मिलती है। सवाल ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन ला रखा था कि अगर कोई ऑथर बुक लिखेगा और पब्लिशर को देगा तो उस पर आरसीएम में टैक्स पब्लिशर देगा। मतलब आर डी शर्मा सर को जितना भी पेमेंट हो रहा है ना, उस टैक्स पे जो उस पेमेंट पे जो जीएसटी लगेगा ना, उस पे है ना धनपत राय टैक्स देगा आरसीएम में। अब धनपत राय तो कह रहा है भाई साहब मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड लेके भी क्या करूं, मैं रजिस्ट्रेशन लेके भी क्या करूं, आप बताओ। मैं तो वैसे भी सारी एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, मैं तो वैसे भी सारी एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट मैंने आर डी शर्मा सर को किया उस पर आरसीएम में लायबिलिटी आ रही है, इस कारण से मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है और इस कारण से मेरे को टैक्स जमा कराना पड़ रहा है, वरना मैं तो कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, मेरे को रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत। तो गवर्नमेंट ने बोला, एक बात बोली कि अगर ऑथर लिख के दे दे कि हाँ उसको कोई तकलीफ नहीं है, और वो लिख के दे देगा तो 1 साल तक इस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा उसको, हाँ मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं ओके हूँ, तब उस केस में ऑथर टैक्स दे सकता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। अगर ऑथर सेटिस्फाइड नहीं है तब, वरना तो आरसीएम में टैक्स लगेगा फिर, अदरवाइज तो आरसीएम में लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ऑथर वाला भी। रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट मतलब जो बैंकों की वसूली करवाते ना। अब रिकवरी एजेंट, बैंक खूब सारे एजेंट हायर कर लिए, वो बैंकों को सर्विस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला इनको पकड़ो, बैंक को पकड़ो आरसीएम में, एजेंट तो छोटे आदमी को कहाँ पकड़ेंगे टैक्स में, बड़ी मछली को पकड़ो ना। इसी तरीके से इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दें, तो सर्विस प्रोवाइडर तो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाया तो इंश्योरेंस एजेंट से टैक्स लगाएंगे। क्या इंश्योरेंस एजेंट से कभी गवर्नमेंट टैक्स ले पाएगी? नहीं। तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा, एजेंट तो बोल देगा मेरा थ्रेशोल्ड ही क्रॉस नहीं हुआ, तो कंपनी तो नाटक नहीं करेगी ना, कंपनी से टैक्स ले लिया फिर गवर्नमेंट ने आरसीएम के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ डायरेक्टर अपनी सर्विस देगा, तो डायरेक्टर अगर सैलरी ले रहा है तो बात ही खत्म हो गई, और डायरेक्टर अदर देन सैलरी कोई पैसा ले रहा है, अदर देन कोई सैलरी पैसा ले रहा है जिसमें अपना टीडीएस कटवा रहा है 194 के अंदर, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, ऐसा डायरेक्टर खुद कह रहा है, तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी का केस हो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जाएगा, शेड्यूल 3 में आने के बाद सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदर देन सैलरी का कोई केस हो तो आरसीएम में टैक्स लगाया जाएगा, अगर डायरेक्टर कोई भी पैसा ले रहा है तो। ठीक है, लीगल सर्विसेज के अंदर ऐसा था कि अगर कोई रजिस्टर्ड इंसान लीगल सर्विसेज ले रहा है, और रजिस्टर्ड भी का प्रीवियस ईयर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर लीगल सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा तब तो एग्जाम्प्ट है, रजिस्टर्ड पर्सन अगर लीगल सर्विसेज लेगा और जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही लीगल सर्विसेज टैक्सेबल होंगी आरसीएम के अंदर। ये हमने लीगल सर्विसेज के अंदर भी देख लिया था। ठीक है, तो इतना अपन ने देख लिया, इतना अपन ने देख लिया। अब हम आते हैं कि काम की सारी चीजें हो गई अपनी। अब हम आते हैं आपके 9 सबसेक्शन 4। बेसिकली आप समझना मेरी बात क्या होता है, देखो 91, 92, 93, 94, 95
9(1) और 9(2) यहाँ तो बोला कि फॉरवर्ड चार्ज से टैक्स देना पड़ता है। 9(3) में क्या बोला कि जितनी अपन ने एंट्री पढ़ लिया आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। 9(4) में किस एक केस है जहां पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। और 9(5) में बोला कि ना तो सप्लायर टैक्स देगा ना रिसीवर टैक्स देगा, थर्ड पर्सन ही टैक्स देगा, मतलब ईसीओ टैक्स देगा 9(5) के अंदर। ठीक है, 9(5) के अंदर क्या होगा, थर्ड पर्सन ही टैक्स देगा, मतलब ईसीओ टैक्स देगा। अब 9(4) क्या होता है, 9(4) के अंदर कैसा बोला है कि नोटिफाइड सप्लाई है। इसमें क्या बोला है कि जैसे बिल्डर वगैरह जो होते हैं ना, प्रमोटर जो घर वर बनाते हैं, उनके पास काफी ब्लैक मनी होता है, तो वो कैश में काम करना पसंद करते हैं, अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अगर कोई बिल्डर है, प्रमोटर मतलब बिल्डर है, वो क्या कर रहा है, उसको है ना जितने भी वो परचेज कर रहा है ना, वो रजिस्टर्ड आदमी से परचेज करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या बोला कि कम से कम 80% परचेज उसको रजिस्टर्ड इंसान से करनी पड़ेगी। सपोज करो कि कोई प्रमोटर है, कोई बिल्डर है, उसने 30% परचेज करी रजिस्टर्ड से और 70% परचेज करी अनरजिस्टर्ड से, तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, देखो भाई साहब 30 तो आपने रजिस्टर्ड से कर ली, अब हमने कहा था 80 से करो, मतलब अब 50% आपने कम करी जितना हमने कहा था, तो इस 50% पे आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने क्या करा, अनरजिस्टर्ड से परचेज कराओ, बट फिर भी आपको 50% पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये 50% का क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। आई यू गेटिंग इट नॉट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये 50% का क्राइटेरिया। सपोज करो आपने क्या करा, 70% सर्विस तो ली रजिस्टर्ड से घर बनाते टाइम और 30% ली अनरजिस्टर्ड से, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि 70 तो ले ली, ठीक है, 10 और लो, 10 पे टैक्स दो अब आरसीएम, 10 पे टैक्स दो अब आरसीएम, मतलब 80% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। पर सीमेंट का केस है, अगर सीमेंट का केस है, सीमेंट या कैपिटल गुड्स, बड़ी बड़ी मशीन आती है ना जो बिल्डर खरीदते हैं, सीमेंट या कैपिटल गुड्स, वो तो 100% रजिस्टर्ड आदमी से लेने पड़ेंगे। सीमेंट या कैपिटल गुड का केस होगा तो वो तो 100% रजिस्टर्ड आदमी से ही लेने पड़ेंगे आपको। अब आते हैं हम ईसीओ पे 9(5) पे। 9(5) क्या बोलता है, समझना मेरी बात। 9(5) के अंदर एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या था कि ना तो सप्लायर टैक्स देगा ना रिसीवर टैक्स देगा, कोई तीसरा ही आदमी टैक्स देगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ना सप्लायर पे भरोसा है ना रिसीवर पे भरोसा है। इसका एग्जाम्पल ये था कि नमन ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुलाया और फिर स्विगी से खाना मंगवाया। ओला में बैठ के ओयो में गया, वहां जाके उसने अर्बन क्लैब वाली आंटी को बुला के स्विगी से खाना मंगवाया। अब समझना मेरी बात, ओला के केस में क्या होगा, सप्लायर कौन है, देखो ईसीओ कौन है, ईसीओ होता कौन है, बेसिकली ईसीओ वो होता है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। सप्लायर भी दूसरा होता है, कस्टमर भी दूसरा होता है, वो तो एक बीच का दलाल है, वो तो एक बस सोर्स बन गया, एक दो लोगों को मिलाने का एक जरिया ईसीओ। ठीक है, जैसे आप लोगों के फ्रेंड होते हैं, भाई तुझे ही देख रही थी, तो क्या वो ईसीओ है, ऑनलाइन मिलाने का तरीका, ऑनलाइन मिलाने का तरीका है। ठीक है, ईसीओ क्या है, ऑनलाइन मिलाने का तरीका, दो लोगों को ऑनलाइन मिलाने का तरीका, सप्लायर और रिसीवर को मिलाने का तरीका ईसीओ होता है। ठीक है, अब आप समझना, अब आप समझिएगा मेरी बात। तो मैंने क्या बोला, ईसीयू क्या करता है, दो लोगों को मिलाता है। ओला क्या कर रहा है कि जो कार ड्राइवर है ना, गाड़ी वाले भैया, और जो नमन है उनको मिला रहा है। नमन ने ओला पे सर्च किया, ड्राइवर वाले भैया आ गए, तो ना तो टैक्स कार वाले भैया दे सकते हैं क्योंकि इनका टर्नओवर भी नहीं होगा, इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसे लाखों कार वाले भैया हैं, गवर्नमेंट किसी को पकड़ेगी ना, नमन देगा। गवर्नमेंट अगर नमन को बोलेगी टैक्स देते, नमन बोल रहा पहले मेरी हालत खराब है, अभी मैं डर रहा हूँ, है ना, तू कह रहा है कि भैया काफी नर्वस हूं मैं, तू कह रहा है कि टैक्स दे दे, कुल मिला के क्या होगा, ना तो कार वाला दे पाएगा ना नमन दे पाएगा, गवर्नमेंट बोलेगी ईसीओ को कि आप दे दो। ईसीओ के थ्रू अगर आप, वैसे तो अपने एग्जामिशन चैप्टर में देखा था कि अगर आप ऑटो मंगवाते हो, ई रिक्शा मंगवाते हो, एग्जाम्प्ट है, बट अगर आप ईसीओ के थ्रू ऑटो ई रिक्शा मंगवाते हो तो टैक्सेबल था, तो टैक्सेबल था, ईसीओ टैक्स देगा इस केस में। ठीक है, ये तो हो गई बात ओला की। अब आते हैं ओयो। ओयो एक जरिया है जहां पे बहुत सारे होटल लिस्टेड है और कस्टमर जाते हैं, होटल के पास कस्टमर जाते हैं, पर होटल अपने आप में बड़ा आदमी होता है होटल वाला, तो होटल के केस में ऐसा है कि अगर होटल रजिस्टर्ड है तो चाहे तो होटल भी टैक्स दे सकता है, अदरवाइज ओयो कंपनी टैक्स दे देगी ईसीओ में 9(5) के अंदर। ठीक है, रिसीवर तो देगा नहीं। ठीक है, होटल के केस में बात ये थी। फिर आता है अर्बन क्लैब। अर्बन क्लैब के अंदर क्या है, बहुत सारे सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग अर्बन क्लैब के अंदर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं। अर्बन क्लैब का मात्र जरिया है दो लोगों को मिलाने का। इन्होंने क्या बोला कि अर्बन क्लैब अगर वो जो सप्लायर है वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी टैक्स दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये वाली बात ओला के केस में नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में नहीं थी कि सप्लायर चार्ज दे सकता है ना, उस केस में तो कंपलसरी ईसीओ देगा। यहाँ पे अगर अर्बन क्लैब रजिस्टर्ड है तो वो दे देगा, अदरवाइज ईसीओ देगा। फिर एंड में आता है स्विगी से खाना मंगवाना, तो इन्होंने क्या बोला, स्विगी वाले केस में क्या होगा, स्विगी वाले केस में भी ईसीओ ही टैक्स देगा। बट अगर स्विगी जो रेस्टोरेंट है जिससे हम खाना मंगवा रहे हैं वो किसी होटल के अंदर सिचुएटेड है, वो रेस्टोरेंट किसी होटल के अंदर है और उस होटल के अंदर रूम का, किसी भी रूम का फेयर 7,500 से ज्यादा है,
वो जो स्विगी का रेस्टोरेंट है ना, ढाबा या रेस्टोरेंट जिससे भी आप खाना मंगवा रहे हो, वो किसी होटल के अंदर है, और होटल के अंदर किसी भी रूम का रेंट अगर 7,500 से ज्यादा है तो उस केस में सप्लायर ही टैक्स देगा, गवर्नमेंट ये मानती है, तो अपने आप में बड़ा आदमी है। क्लियर है नहीं? और इसी तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, सारा का सारा मेन में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको खत्म करवा दी है आरसीएन के अंदर। ये चैप्टर आपका लगभग लगभग 1 घंटा 15 मिनट के आसपास चला है। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, प्रीवियस वालों, नए वालों। आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल ऑलवेज बी देयर। ऐसा नहीं है हमने बैच भेज दिया कहानी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप ये नहीं बनोगे तब तक मैं आपके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। ठीक है? आई रिकमेंड, बुक के लिए आप जा सकते हैं, नई बुक ले सकते हैं। ठीक है? बुक में मैं आपको फिर बताता हूँ, बुक और मॉक्स में हमारा 1% मॉनिटरी पर्पज नहीं होता है। इट जस्ट कि हमको आप लोगों का बेनिफिट है। क्लासेस आर फॉर मॉनिटरी पर्पज बट बुक्स आर, मॉक्स आर नॉट। ठीक है? चलिए, 9 4 में सिर्फ बिल्डर ही आएगा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।